गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा चैप्टर 3rd चल रहा है हिस्ट्री, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरा चैप्टर है 3rd, ठीक है। हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हम क्या चैप्टर 3rd चल रहा है हमारा क्या? बंधुता, जाति तथा वर्ग, ठीक है। तो इसमें आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी आपका सामाजिक विषमताएं, मतलब सामाजिक भिन्नताएं, जाति व्यवस्था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे इसमें 4 वर्गों में क्या जातियां बांटी है, 4 वर्ण, ये क्या वर्ण 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, और ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है उसे क्या सबसे ऊंचे वर्ग में रखा गया? किस में रखा गया? सबसे ऊंची जाति में रखा गया, सबसे ऊंचे वर्ण में रखा गया। फिर क्षत्रिय को रखा गया, उससे नीचे किसे? क्षत्रिय को रखा गया, फिर वैश्य को रखा गया, फिर शूद्र को। इन्हें क्या 4 भागों में बांटा गया। भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला है हमारा ब्राह्मण, दूसरा है हमारा क्षत्रिय, फिर वैश्य, थर्ड है हमारा वैश्य, फोर्थ हमारा शूद्र, ठीक है बच्चों। तो ब्राह्मण को क्या ऊंची वर्ग में रखा गया, सबसे ऊपर वाले वर्ग में रखा गया, और क्षत्रिय को 2nd वर्ग में, और वैश्य को 3rd में, और शूद्र को इन तीनों का, शूद्र को क्या कहा गया है? जो इन तीनों की सेवा करेगा उसे शूद्र कहा गया है। इसे निम्न, सबसे निम्न वर्ण में रखा गया है, जाति में रखा गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ वगैरह कराते थे या शिक्षा देते थे, ठीक है। तो पूर्व वैदिक आर्यों ने क्या इसे 4 भागों में बांटा है, और वे क्या करते थे? जो ब्राह्मण होते थे वो क्या अध्यापक होते थे और पुरोहित होते थे। ब्राह्मणों का कार्य जो होता था अध्यापक होते थे, पुरोहित होते, मतलब ये दूसरों को शिक्षा देते थे, ठीक है। क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय क्या सैनिक होते थे, शासक करते थे, युद्ध करते थे, ठीक है। और वैश्य क्या करते थे? ये क्या होते थे? वैश्य कृषक, साहूकार और वर्णिक होते थे। जो वैश्य होते थे ये साहूकार, और कृषक होते थे, ठीक है। जो शूद्र होते थे वो शिल्पकार, कारीगर, क्षत्रिय क्या करते थे? ये युद्ध करते थे, और ब्राह्मण क्या अध्यापक और पुरोहित। ये शिक्षा देते थे और यज्ञ वगैरह कराते थे। क्षत्रिय के युद्ध करते थे, ठीक है। तो क्षत्रिय के युद्ध करते थे, शासक करते थे, और प्रशासक होते थे, ठीक है। क्या होते थे? प्रशासक, अपने राज्य को संभालते थे, ठीक है। और वैश्य जो थे साहूकार होते थे, वर्णिक होते कि कृषि होते थे, मतलब खेती बाड़ी का काम करते थे, और शूद्र क्या होते थे? इन तीनों की सेवा किया करता था। वो कारीगर कराता, शिल्पकार होता था, ठीक है। तो ये क्या हमारी तीनों को
इन चारों को क्या जाति में बांट दिया गया। जैसे जैसे जिसका व्यवसाय होता गया वैसे वैसे इनको बांटते चले गए। ठीक है, जो भी अपना कार्य क्या, जो सदस्य होते थे उनका क्या भिन्न भिन्न कार्य होता था अपना, जो भी अलग अलग कार्य होता था, तो उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये आपको समझ में आया जाति व्यवस्था। फिर आप इसमें क्या वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। कि विचार का व्यवसाय के आधार पर क्या करा गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया गया, जो भी व्यवसाय था उसके आधार पर इनका क्या वर्गीकरण किया गया। इसी के आधार पर इनको अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न जाति में बांट दिया गया। ठीक है, उन्हें वर्ण व्यवस्था की दिव्य प्रगति उत्पत्ति के सिद्धांत पर बल दिया और उन्होंने क्या करा, वर्ण व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था पर उन्होंने अपना उत्पन्न किया है, उस पर प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, फिर है उचित सामाजिक कर्तव्य की महत्ता। उचित, फिर उन्होंने क्या करा, उचित सामाजिक कर्तव्यों पर बल दिया। ठीक है, जो हमारी ये जाति व्यवस्था थी उनकी सामाजिक कर्तव्य क्या क्या हमारे समाज में कार्य होने चाहिए, तो उन पर इन्होंने क्या बल दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों द्वारा वर्ण धर्म के पालन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या करा, वर्ण व्यवस्था मतलब जो जाति थी उन पर अधिक जोर डाला। मतलब कि उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति किस जाति में होना चाहिए, तो उन्होंने क्या अलग अलग जातियों का वर्णन करना शुरू कर दिया या उन्हें विभाजित करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या चार वर्णों से परे, इन्होंने क्या करा, फिर हमारा है इन्होंने चार वर्णों से परे करा, फिर अधीन और संघर्ष किया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, आप नोट्स बनाते चलो। ठीक है बेटा, फिर इन्होंने क्या, इन्होंने जाति व्यवस्था का एकीकरण किया। जो चार व्यवस्था थी, चार जाति थी, उनका इन्होंने एकीकरण किया। उपमहाद्वीपों में अनेक समुदाय थे, जो हमारे उपमहाद्वीप थे उनमें क्या अनेक समुदाय थे, मतलब अलग अलग तरह की जातियां थी जिस पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं था। और उन्होंने क्या, जो ब्राह्मण ने अपने विचार दिए, विचारों को आगे रखा, उनका कोई भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे लोग वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर आते थे। जो ऐसे लोग थे वो क्या करते थे, वो जाति की व्यवस्था से बाहर आते चले गए। संस्कृत ग्रंथों में ऐसे समुदाय का उल्लेख हुआ विचरित, असभ्य और पशुवत जैसे विशेषकों के साथ किया। मतलब जो विचरित पशु थे, मतलब पशु जैसा उनका व्यवहार था या वे असभ्य थे, तो उनसे क्या वो बाहर निकलते चले गए। ठीक है, इनमें से कुछ वन प्रांतर में बसने लगे, जो वनों में, मतलब जो कुछ जाति के लोग थे क्या वो वनों में बसने लगे, वनों में बसने लगे। और उनका जो भोजन था, वहां के लोग क्या थे, वनों में वहां का व्यवसाय आजीविका।
क्या थी? कृषि थी। तो इनका जो भोजन था, इनका भोजन कंदमूल, फूल पत्तियां, अपना भोजन बनाते थे। तो इससे क्या, ये अपना पेट, इससे ये अपना क्या पेट भरते थे। या फिर एक हमारा ये भी है वर्ड है यायावर। वर, यायावर का अर्थ क्या है? यायावर क्या है? यायावर वे होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो ये क्या अपना जो था इनका, मतलब आज हम यहाँ पर है, कल हम यहाँ इस स्थान पर रहने लगे, परसों को हम कहीं और, 10 दिन बाद कहीं और, 15 दिन बाद कहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? यायावर बोलते हैं। तो ये इन्हें खाना बदोश भी कहते थे। क्या कहते थे इन्हें? खाना बदोश। मतलब इनका एक ही ठिकाना नहीं था, ये कहीं आज यहाँ कल वहाँ, ये इधर उधर घूमते रहते थे। मतलब आज ये यहाँ पर है, कल ये वहाँ पर, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये कहीं और जाके रहने लगे। तो इन्होंने क्या, पशुपालकों में बसे हुए कृषि कार्मिकों के सांचे में ढलने लगा। तो लेकिन क्या, जब ये धीरे धीरे अपने आप को सोचने लगे, नहीं भाई हम इतने दिनों से या इतने साल हो गए हमें कि हम कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, अपना डेरा उठाते हैं, कभी दूसरे वहाँ पर चले जाते हैं, अपना डेरा डाल देते। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, इन्होंने पशुपालन या कृषि पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। और ये क्या, कहीं भटकने से अच्छा है कि इन्होंने सोचा कि हम एक ही स्थान पर रहकर अपना व्यवसाय बढ़ाएं और अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएं। मतलब बेरोजगार की तरह हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो इन्होंने क्या, अपना कृषि पर ध्यान देना शुरू कर दिया और पशुपालन शुरू कर दिया। ठीक है। फिर है 4 वर्णों से परे जो हमारा वर्ण थे, उनमें क्या, अधीनता और संघर्ष। क्या था हमारा? अधीनता, अधीनता और संघर्ष। इन्होंने अपनी जाति के लिए बहुत संघर्ष किया। ठीक है। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में शामिल नहीं किया। जो ये ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कुछ और जाति को अपनी जाति में शामिल नहीं किया। तो इन्होंने क्या, समाज के कुछ वर्गों को अस्पर्श अथवा अछूत का, मतलब पहले क्या थे, जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या, दूसरे लोग को, निम्न जाति के लोगों को अस्पर्श, मतलब किसी को छूना नहीं या मंदिर में जाना नहीं, तो इन्हें छुआछूत का कहना शुरू कर दिया। तो इन्होंने मंदिर जाना या पानी लेके आना किसी दूसरे कुएं से, तो ये ब्राह्मण लोग क्या, उसे छुआछूत की उसमें रखने लगे। तो इन्होंने क्या करा, सामाजिक विषमताओं को और अधिक गहरा बनाया। ब्राह्मणों ने कुछ कार्यों को, विशेष रूप से अनुष्ठानों के संप्रदान से जुड़े कार्यों को पुनीत और पवित्र घोषित कर दिया। मतलब जो कार्य क्या जुड़े हुए थे, बहुत से कार्य एक दूसरे से उन्होंने जोड़ दिए, जिन्हें उन्होंने क्या, पवित्र घोषित कर दिया। जैसे मंदिरों में नहीं जाना या पानी नहीं भरना, या दूसरे धर्म के लोग मंदिर में नहीं आ सकते। तो इससे क्या, पहले क्या था, हिंदू धर्म जो था वो बहुत दुखी हो गया था। तो इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में या जैन धर्म को अपनाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये ब्राह्मणों से क्या, दुखी रहने लगे थे। ब्राह्मण लोग क्या थे, उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने बहुत अपनी जाति के लिए क्या करा, अधीनता और संघर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या थे, जैसे भी कोई भी अपना कार्य करता था तो ब्राह्मण लोग उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे। मतलब दुखी थे कि नहीं, ये नीच जाति का है या ये निम्न जाति का है, दूर रहो दूर रहो। उनके हाथों से खाना नहीं खाना, या उनके घर पे जाके नहीं जाना नहीं, या निम्न जाति के लोग अगर इनके दरबार पे आ जाते तो वहाँ को, उस स्थान को भी वो पवित्र करते थे गंगा जल से। ठीक है।
फिर है हमारा, ये आपके बेटा टॉपिक समझ में आया जितना मैंने समझाया? देखो नोट्स बनाते चले जाओ अपने। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जन्म के दायरे के बाहर। जन्म के दायरे के बाहर, तो इसमें क्या करा, दास, भूमिहीन, खेतीहार और मजदूर, मजदूर, ठीक है। इसमें क्या लोग थे जो जन्म के दायरे के बाहर थे, तो वो क्या थे, दास थे, भूमिहीन, खेतीहार, मजदूर, कौन थे, दास थे, खेतीहार, मजदूर, शिकारी, ठीक है। शिकारी थे, पशुपालक थे, क्या थे, पशुपालक थे, किसान, ठीक है, इत्यादि थे। तो इन्होंने क्या, ग्राम मुखिया था इसमें, तो इन्होंने क्या, सभी राजा क्या उपमहाद्वीपों से भिन्न थे, जो भी ये सारे थे, इन्हें क्या जन्म के दायरे से बाहर, इन्होंने अपनी क्या जो हमारी जाति थी उससे बाहर रखा। जो दास थे वो क्या करते थे भाई, देखो दास दासी थी वो क्या सेवा किया करते थे, अपना कोई भी कार्य होता था, राजा महाराजा या ब्राह्मण लोग थे वो उनसे अपना कार्य कराते थे। और भूमिहीन, जो भूमि जिनके पास भूमि भी नहीं थी, और खेतीहार जिनके पास खेती नहीं थी, जो अपनी कृषि नहीं कर सकते। और मजदूर लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे, शिकार, पशुपालन, जो भी पशुओं का कार्य करता था, या किसान था वो क्या दूसरों के खेतों में भी अपना कार्य करता था, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न भागों में समाज के अंग अलग अलग थे, मतलब जो भी समाज था हमारा उनके क्या ये सारे क्या है, भिन्न भिन्न अंग है हमारे, ठीक है। तो कोई पशुपालन का, कोई पशुओं को पालता है, कोई खेती करता है, मजदूरी करता है, शिकार करता है, तो भाई देखो उससे अपना क्या पेट तो भरना ही है और अपने बच्चों का भी पालन पोषण करना है, ठीक है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का अधिकार, संपत्ति पर पुरुष स्त्री का तो इसमें क्या संपत्ति का भिन्न अधिकार, तो जो महिला थी या पुरुष थे उनमें क्या संपत्ति थी, क्या वो बराबर थी, नहीं, क्योंकि देखो पुरुष को जो संपत्ति मिलती थी वो उसके क्या वंश से प्राप्त हुई थी, मतलब उसके बड़ों से, उसके पूर्वजों से उसे मिलती थी, लेकिन स्त्री को नहीं मिलती थी, क्योंकि उसे तो अपने पति के घर जाना था। स्त्री को कौन सी संपत्ति मिलती थी, स्त्री को देखो मैं इसमें बता रही हूँ, संपत्ति का जो अधिकार होता था पुरुष और स्त्री का भिन्न भिन्न होता था, भिन्न भिन्न अधिकार होते थे संपत्ति पर, ठीक है। तो स्त्री को क्या था, वैवाहिक के समय जो मिलने वाले उपहार थे, जो विवाह के समय जो भी उसे गिफ्ट मिलते थे, जो भी उपहार मिलते थे, भेंट मिलती थी, वो उसकी संपत्ति होती थी, या भाई से या माता पिता से जो भी उसे उपहार मिलता था वो उसकी संपत्ति होती थी। स्नेह के प्रतीक के रूप में मिला धन, मतलब स्त्री को जो क्या जैसे भाई पिता का प्यार, भाई का प्यार उसके प्रति, तो उससे क्या स्नेह, स्नेह माने प्यार, तो उससे जो भी मतलब धन मिलता था वो उसकी संपत्ति होती थी। विवाह के काल में मिलने वाले उपहार, पति से मिला उपहार, मतलब जो भी पति था शादी के बाद पति जो भी उसे अपनी वस्तु कोई भी चीज़ देगा या कोई भी भेंट देगा तो उससे क्या हो, उसकी संपत्ति होती है। लेकिन
जो पुरुष को संपत्ति मिलती है वो किससे मिलती है? पुरुष को विरासत में पितकों द्वारा, मतलब पिता द्वारा अपने या वंशजों द्वारा मिला उपहार, मतलब संपत्ति उस, और या उसने क्या करा? युद्ध करा। युद्ध में क्या, जो भी शासक जो भी क्षेत्र को वो जीत लेता था वो उसकी संपत्ति हो जाती थी। ठीक है, आपको समझ में आया? स्त्री और पुरुष में क्या, मतलब संपत्ति में क्या भिन्नता है? क्योंकि देखो जो पुरुष होता है वो तो युद्ध भी करता है और युद्ध में जो भी जीत लेता है, मतलब जिस भी स्थान को या जिस भी क्षेत्र को वो युद्ध में जीत लेता है वो उसकी संपत्ति कहलाती है। और उसे पिता द्वारा, मतलब वंशजों द्वारा भी मिली संपत्ति होती है, क्योंकि पुत्री का कोई अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। ठीक है, उसे तो जो भी गिफ्ट या उपहार मिले वही उसकी संपत्ति होती है। गहने हो या पैसे हो तो वो उसकी क्या संपत्ति होती थी। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं? जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये नोट्स बनाने हैं। तो इसमें ये जो मैंने आपको पढ़ाया महाकाव्य महाभारत, ठीक है, क्या पढ़ाया? महाकाव्य महाभारत। जो महाकाव्य महाभारत था वो क्या था? वेद व्यास द्वारा लिखित रचना थी ये महाभारत। और इसमें क्या होता है? इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होता है। जो महाभारत मैंने आपको पढ़ाया है, महाकाव्य पढ़ाया, उसमें मैंने यही कहा था कि दो सदस्यों के बीच में हुआ युद्ध। जो आपने देखा होगा महाभारत में कुरु और कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है पांडव और कौरवों के बीच। ठीक है, इसमें क्या, जो संपत्ति होती है वो बेटे उसके चाहे कितने ही हो, लेकिन वो संपत्ति क्या, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसी को सौंपी जाती है, मतलब उसको ही उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी कारणवंशी वो बड़ा पुत्र क्या अंधा है या काना है, जो भी है, मतलब जो उसके सहाय नहीं है, शासक करने के सहाय नहीं होता, मतलब उसमें अधिकार नहीं होते, तो उसके बाद ही वो क्या छोटे बेटे को उसका अधिकार दिया जाता है। लेकिन क्या बड़े बेटे को ही राजगद्दी पर का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट्स बनाने हैं और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और इसमें जो भी नोट्स मैंने बनाए, जो भी दिक्कत है या कोई भी बात समझ में ना आई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।